हाय गाइस, वेलकम टू रावेंद्र एकेडमी। और आज एक्चुअली मुझे मेरे लैपटॉप में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन LMRC का शिफ्ट 2 का पेपर मिल गया, तो मैंने सोचा कि मैं इसे आप लोगों को करवा देता हूँ। तो इस तरह के मेरे पास कई पेपर पड़े हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पूरे पेपर सॉल्व करवा दूँ तो प्लीज़ जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो देखिए, हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। यहाँ पे जो रो है वही रेजिस्टिविटी है। तो रो की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। सो रो इज इक्वल टू आर, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, करंट डेंसिटी किसे बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है जे से। वो होता है करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। करंट अपॉन एरिया, जैसे फ्लक्स डेंसिटी होता है बी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, उसी तरह से करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। जे है करंट डेंसिटी और बी है फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kirchhoff first law and second law are respectively based on the conservation of। तो KCL फर्स्ट लॉ, KCL होता है फर्स्ट लॉ, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड, ये मैंने प्रूव कराया होगा किसी क्लास में अपने। और KVL होता है सेकेंड लॉ किरचॉफ का, और ये बेस्ड होता है एनर्जी पे बेस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। KVL जो कि किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है KCL जो कि किरचॉफ का पहला लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू प्रिवेंट। आपको पता है कि जो कोर होता है ट्रांसफॉर्मर का, उसको क्यों लैमिनेट किया जाता है, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडक्टर में स्टोर चार्जेस इन इट्स। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो इंडक्टर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अपने चार्ज को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ भी प्रूफ करने जैसा नहीं है। द एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट, ये तो आप देख के बता सकते हो, बी आई कॉस फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी सर्किट द पावर इज कंज्यूम्ड ओनली इन। तो ये आपको पता है, तीन टाइप के एलिमेंट होते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो रेजिस्टर ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो पावर को कंज्यूम करता है। यानी कि आई स्क्वायर आर लॉस के फॉर्म में पावर को कंज्यूम करता है। बाकी कोई भी, ना एल ना सी, कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करता, राइट। तो ऑप्शन थ्री विल बी द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The power drawn from the secondary coil of a transformer, when the power is drawn from the secondary coil of the transformer, जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से पावर को ड्रॉ किया जाता है तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये इंक्रीज हो जाता है, हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के केस में। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू। तो हमें पता है एट रेजोनेंस, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। एक्ससी क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई एल सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू वन बाई रूट एल सी। ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन रेडियन पर सेकेंड। अगर हम ओमेगा को टू पाई एफ रख देते हैं तो टू पाई एफ इज इक्वल टू वन बाई रूट एल सी, या एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी। ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इन हर्ट्स।
ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये दोनों रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले हैं। तो ऑप्शन सी, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एलसी सर्किट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑसिलेशन व्हेन। कोई भी एलसी सर्किट है वो ऑसिलेशन कब कब प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? एलसी सर्किट अगर है तो एल अपनी एनर्जी सी को देगा एक हाफ साइकिल में, सी फिर एल को देगा, फिर एल सी को देगा, फिर सी एल को देगा। तो एनर्जी क्या है? इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेट कर रही है, यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रही है। बट अगर रेजिस्टेंस उस सर्किट का बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू उस सर्किट की बहुत ज़्यादा है, तो ये एल और सी का जो वैल्यू है रिएक्टेंस का वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एलसी सर्किट है वो ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। व्हेन रेजिस्टेंस इज लार्ज द एलसी सर्किट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वॉटलेस करंट इज ओनली पॉसिबल इन। वॉटलेस करंट क्या होता है? वॉट, देखिए मैं आपको बता देता हूं, वॉट लेस। वॉटलेस दो चीजों से बन के मिलके बना हुआ है वॉट लेस। वॉट किसका यूनिट है? वॉट है पावर का, यानी कि पावर लॉस जिसमें नहीं हो रहा हो। वॉटलेस करंट का मतलब क्या होता है? द करंट विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी पावर लॉस। वॉटलेस करंट is the current which does not produce any loss या which does not responsible for any type of loss। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो वाटरलेस करंट कौन सी करंट होगी? जो इंडक्टर या कैपेसिटर से पास हो रही हो, प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर से। बट वॉटफुल करंट कौन सी होती है? वॉटफुल करंट वो करंट होती है जो रजिस्टर से पास होती है, और अगर करंट रजिस्टर से पास हो रही है तो वो लॉस जनरेट करेगी, इसीलिए उसे वॉटफुल करंट बोलते हैं। यहाँ पे हमसे वॉटलेस करंट पूछा जा रहा है, मतलब नॉन रेजिस्टिव सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, उससे जो करंट फ्लो हो रही है वो वॉटलेस करंट होती है, क्योंकि उसकी वजह से कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉट वायर एमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ओनली एसी। ये मैं मेजरमेंट में आपको करवाऊंगा एसी सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप्स और डाउन एसी ओनली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। उसके लिए कई रीजंस हैं, मैं अलग से जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा या फंडामेंटल ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसमें मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायनेमो इज समटाइम्स सेट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी एक डायनेमो है वो क्या करता है? तो डायनेमो इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए हम बोलते हैं एक जनरेटर को हम डायनेमो बोल सकते हैं। तो डायनेमो एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हम इसे सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो जनरेटर जनरेट करता है वो क्या होता है? जैसे हम जनरेटर को जब शो करते हैं किसी भी सर्किट में, याद करिए ये जनरेटर का सर्किट है और यहाँ पे हमने लगाया हुआ है लोड, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपका लोड है, और जो रेड कलर का है वो जनरेटर सर्किट है। तो जनरेटर के सर्किट को हम किससे शो करते हैं? ईएमएफ के सोर्स से। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, ना कि हम करंट सोर्स से शो करते हैं। कभी भी आप जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो तो उसे हमेशा ईएमएफ से शो किया जाता है, बिकॉज हम इसे ईएमएफ का सोर्स मानते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू करता है यहाँ से लोड की तरफ। तो इस करंट को और इस ईएमएफ को मिला के हम बोल देते हैं कि ये पावर जनरेट कर रहा है। बट एक्चुअल में जो सबसे पहले आता है वो है ईएमएफ। सो इट एक्चुअली एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। थर्ड क्वेश्चन सॉरी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर स्टार्टर इज अ। मोटर का स्टार्टर क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस
शुरुआत में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो स्टार्टिंग करंट बहुत कम होती है। जैसे जैसे हम रेगुलेटर को या स्टार्टर को मूव करते जाते हैं आगे की तरफ, जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट से हटता जाता है, तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है और करंट हमारी बढ़ती चली जाती है। तो स्टार्टर का काम ही होता है स्टार्टिंग करंट को कम करना, और स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टर का, इसीलिए करंट बहुत कम होती है। सो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the device does not works on principle of mutual induction? इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम नहीं करती? तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे बताइए कमेंट में क्या ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है, नहीं है तो क्यों है तो क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। As the motion of armature increases, back EMF। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो आर्मेचर है रोटेट, जब आर्मेचर रोटेट करता है तो फील्ड फ्लक्स को कट करता है। फील्ड वाइंडिंग ने जो फ्लक्स जनरेट करी है उस फ्लक्स को आर्मेचर रोटेट करते टाइम कट करता है। और जब कोई भी कंडक्टर किसी फ्लक्स को कट करता है उसमें क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। राइट, ये किसने बोला था, फैराडे ने। फैराडे का पहला लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। दूसरा, फैराडे का दूसरा लॉ क्या बोलता है कि जितनी ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा कंडक्टर उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। राइट, जितना ज्यादा तेजी से फ्लक्स को कट करेगा कंडक्टर उतनी ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगी, क्योंकि फर्स्ट लॉ भी क्या बोलता है, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अगर आर्मेचर तेजी से रोटेट हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द मोशन ऑफ आर्मेचर इंक्रीजेस, अगर आर्मेचर तेजी से रोटेट होना शुरू करता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंडक्टर के क्रॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीजेस, अगर फ्लक्स बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता कि अगर हमने फ्लक्स बढ़ा दिया तो ईएमएफ क्या होगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पी फाइव एन जेड अपॉन 60A। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ जाएगी तो भी ईएमएफ बढ़ जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1। क्या बोला जा रहा है, द स्पीड ऑफ अ डायनेमो इज डबल्ड देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। तो ईएमएफ मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, पी फाइव एन जेड अपॉन 60A। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन यानी कि स्पीड, और स्पीड अगर हमने डबल कर दिया तो ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर्स आर मेड अप ऑफ, ये आपको पता है कॉपर की बनाते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है जिसकी वजह से लॉस कम होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन लॉसेस इन द डीसी मशीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। तो आयरन लॉसेस जो होता है डीसी मशीन में वो लोड पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लोड पे कौन डिपेंड करता है, करंट। करंट डिपेंड्स ऑन लोड, अगर लोड बढ़ता है तो करंट बढ़ जाएगी, अगर लोड कम हो रहा है तो करंट कम हो जाएगी। बट वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, आप लोड कितना भी बढ़ा लीजिए या कितना भी कम कर लीजिए, जो वोल्टेज है हमेशा कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लोड है वो हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। अगर ये हमारा लोड है R1, अगर हम इसमें कितना भी रेजिस्टेंस ऐड करते चले जाएं, रेजिस्टेंस यहाँ पे हम ले रहे हैं एज अ लोड, कितना भी रेजिस्टेंस ऐड करते चले जाएं इसके क्रॉस वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, प्लस माइनस भी, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हम लोड को बढ़ाते जाते हैं करंट बढ़ जाता है बट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो आयरन लॉस किस पे डिपेंड करता है, डीसी मशीन का जो आयरन लॉस है डिपेंड ऑन वोल्टेज।
तो लोड बढ़ रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है, आयरन लॉस कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of winding is generally preferred for generating large current in DC machine? तो मैंने आपको बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E is equal to P phi NZ अपॉन 60A। A क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। करेक्ट। और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा A बराबर 2 होता है फॉर वेव वाइंडिंग, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है फॉर लैप वाइंडिंग। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 4 पोल का एग्जांपल ले रहे हैं। 4 पोल के लिए हमें वेव वाइंडिंग के लिए ईएमएफ इन वेव वाइंडिंग अपॉन ईएमएफ इन लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग अपॉन पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। करेक्ट। इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ, आप सभी को पता है लैप वाइंडिंग होगा आंसर, बट कैसे। सो ईएमएफ इन वेव वाइंडिंग अपॉन ईएमएफ इन लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग कितना हो जाएगा, 4। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा 2 होगा, तो ये आ जाएगा 2। तो ईएमएफ इन लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू वेव वाइंडिंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब लैप वाइंडिंग में ईएमएफ कम है, और हम जानते हैं पावर इन लैप वाइंडिंग इज इक्वल टू पावर इन वेव वाइंडिंग। मतलब पावर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इनटू आई। अब लैप वाइंडिंग के केस में ईएमएफ कम है तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट लैप वाइंडिंग इज ऑलवेज यूज्ड। तो चलिए आज के लिए ये 21 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।